ओके, तो अब बात करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैंने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में सिर्फ डिटेल्स बता दी कि वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल में रिलीज़ हो गया। ठीक है, ये न्यूरॉन था, यहाँ पे इस तरह रिलीज़ करके साइनेप्टिक वेसिकल में। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो है ना वो अटैच्ड होगा और जाके काम कराएगा, तो उसके बारे में जो है ना हम अभी इधर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को डिस्कस करने पहले न्यूरोट्रांसमीटर बता दूँ कि कौन से थे। एक नॉर एपिनेफ्रीन था या फिर एपिनेफ्रीन, ठीक है, और इसके अलावा एक था एसिटाइल कोलिन। ये दो टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब मैं बता दूँ कि 3 किस्म के मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, और 3 को मैं बहुत डिटेल में करूँगा। और यहाँ पे ये इस वीडियो को बहुत गौर से देखेंगे क्योंकि ये सारे इंटर रिलेशन भी इनके करूँगा, मतलब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की मैं एग्जांपल्स बताऊँगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाए तो बस यहाँ पे ये वाले क्लियर हो गया ना, तो अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गए। प्री साइनेप्टिक में किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अल्फा 2 का क्लियर हो गया। यहाँ पे जो रेस्ट रह गए उन सब का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, फर्स्ट क्या है, जीएस मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा। ये सारे जी प्रोटीन मैकेनिज्म है, सेकंड पैसेंजर सिस्टम। ठीक है, एक जीएस है, एक जीआई है और थर्ड है जीक्यू। ठीक है, जीएस मैकेनिज्म क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूँ कि कौन से रिसेप्टर्स जो है ना ये वाला काम करेंगे। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और उसके अलावा डोपामिनर्जिक का D2 रिसेप्टर। क्लियर? जीआई कौन करता है? जीआई करेगा, ये बस जीआई को याद करने से पहले ना बस ये याद कर लें कि ये ट्रिक बस याद कर लें, इनहिबिटरी है ना, तो बस 3 बार 2 लिख लें। लिख लिया? अब कितने टाइप के रिसेप्टर है? एक अल्फ़ा होगा, एक एम है और तीसरा क्या है? डी है। तो तीन बार लिख लें। ठीक है, बीटा 2 तो यहाँ पे हो गया ना, तो बीटा 2 यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि 2 तो हो गया, तो बस 2 कर ले। और जितने रह गए ना उन सब के जो है ना 2 लिख ले। अब निकोटिनिक ले नहीं सकते, निकोटिनिक का N2 होता नहीं है। ठीक है, होता तब पर मैं कुछ बात बता देता। ठीक है, वहाँ पे NN रिसेप्टर है जो NN या NM जो कि मैंने प्री सिनेप्टिक में बता दिया। ठीक है, NN की तरह गैंग्लियन में होता है, NM की तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। ठीक है जी, यहाँ पे बात नहीं हो रही उसकी। अच्छा, ये हो गया, तो ये याद करना है, ये खुद ही हो गया, ये ट्रिक से हो गया और ये याद करना है। अब इनके अलावा जो रह गए वो GQ में हो जाएंगे। क्या क्या रह गया? बीटा 1 बीटा 2 हो गए, तो मतलब बीटा में के हो गया काम। अल्फ़ा में कौन से रह गए? अल्फ़ा 1 रह गया ना, तो अल्फ़ा 1 क्या है? GQ है। D1, सॉरी इधर D1 है, D में क्या है? D1 D2 दोनों हो गए। क्लियर? समझ आ गई? अब M की बात आई है, M कौन से रह गए? M1 रह गया, M3 रह गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है ना ये सारे हो गए। अब जो है ना इनकी डिटेल पढ़ेंगे और फिर मैं कंपैरिजन करवाऊँगा इन सब का। ठीक हो गया? और इस कंपैरिजन से पहले बात ये सोचें कि ये जीएस है। ठीक है, तो जीएस जो है ना बहुत सारे काम करता है। ठीक है, इसका अपना प्रेफरेबल काम है, इसका अपना काम है और इनका अपना काम है। ठीक है, हम यहाँ पे इन दोनों का मैं बता दूँगा। ठीक, मैं फुल पाथवे बता दूँगा और फिर मैं डिटेल भी बताऊँगा। क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं जीएस मैकेनिज्म। करें, ये सेल है, ये बड़ा सेल मैं क्यों बना रहा हूँ कि जितनी बड़ी हो सकती है डायग्राम उतनी क्लियर होगी, उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखें, जी प्रोटीन मैकेनिज्म है। ठीक है, सेकंड मैसेंजर, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स होंगे अल्फ़ा बीटा एंड गैमा के यूनिट्स होंगे। ठीक है, इस रिसेप्टर के साथ ये अटैच्ड होंगे। यहाँ पे क्या आ गया? कोई भी ड्रग आ गया। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी है। ठीक हो गया? ये कौन सा पाथवे हम कर रहे हैं? GS मैकेनिज्म। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है? अल्फ़ा के साथ क्या बाइंड होगा? GDP। जब ये ड्रग आके इस तरह बाइंड हो गई है, अब ये GDP रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा GTP। क्लियर? आ गया GTP, तो ये जो है ना ये अल्फ़ा प्लस GTP ये चला जाएगा, अल्फ़ा प्लस GTP किसके पास चला जाएगा? एक एंजाइम है एडिनाइलेज साइक्लेज। ठीक है, उसके पास ये जाके बाइंड हो गया। इसने अब क्या करना है? इसने जो है ना कन्वर्ट करना है AMP को साइक्लिक AMP में। ठीक है, क्लियर? साइक्लिक AMP बना दिया। अब साइक्लिक AMP क्या काम करेगा? वो जो है ना एक्टिवेशन करेगा किसकी? प्रोटीन काइनेज A। ठीक है,
एक्टिवेट हो गया प्रोटीन काइनेज ए, क्लियर हो गया। अब प्रोटीन काइनेज ए डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। क्या क्या काम करेगा प्रोटीन काइनेज ए, देखें अब मैं इधर ही बता देता हूँ। तो इसका एक चैनल हो गया, बड़े बना रहे थे डायग्राम, एक चैनल हो गया, ये दूसरा चैनल हो गया, ये तीसरा चैनल हो गया, ठीक है। इसको सेपरेट कर लो कि ज़रा नज़र आए 3 डिफरेंट, ठीक है। ये अब Na का चैनल है, ये क्या है कैल्शियम का चैनल है, और ये पोटेशियम का चैनल है, ठीक है। ये तो नज़र ही नहीं आ रहे, सॉरी अब क्लियर हो गया, सही। अच्छा, तो प्रोटीन काइनेज ए यहाँ पे 2 काम करेगा। 2 काम क्या, एक तो ये वाला काम हो गया, ठीक है, और दूसरा इसके अलावा क्या है, एक एंजाइम है मायोसिन काइनेज ए, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो गया तो काइनेज क्या होता है, काइनेज एंजाइम पाई ग्रुप डोनेट करता है, ठीक है, पाई ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करेगा। इस पाई ग्रुप डोनेशन को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो इन सब को फॉस्फोराइलेट करेगा। पाई Na फॉस्फोराइलेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फोराइलेट हो गया, पोटेशियम फॉस्फोराइलेट हो गया, ठीक। Na फॉस्फोराइलेट हो गया तो चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ Na, क्लियर। कैल्शियम फॉस्फोराइलेट हो गया तो कैल्शियम खुल जाएगा चैनल, ये भी इनफ्लक्स ऑफ Na, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, आउटफ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है। तो पोटेशियम की फॉस्फोराइलेट की वजह से ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा, तो आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम नहीं, नजरा कीड़ा काम क्लियर हो गई, सही है। अब मायोसिन काइनेज ए क्या है, ये जाके क्या करते हैं, मायोसिन काइनेज ए को क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट कर लेते हैं, इसको कर लिया फॉस्फोराइलेट। तो जब फॉस्फोराइलेटेड, देखें ये बात याद करें चाहिए, मायोसिन मैंने क्या बोला है, मायोसिन काइनेज जो जाके मायोसिन को पाई ग्रुप डोनेट करेगा, ठीक है। ये अभी मैं दूसरी एग्जांपल बताऊंगा, उसमें मायोसिन और एक्टिन के बारे में बताऊंगा कि मायोसिन जब पाई ग्रुप मायोसिन पे अटैच होता है तो वो फिर जाके एक्टिन के साथ बाइंड कर लेता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मायोसिन काइनेज एंजाइम है जो इसको पाई डोनेट कर रहा है, हमने उसको ही पाई डोनेट कर लिया, ठीक है, उसको ही हमने काइनेज कर दिया, पाई ग्रुप उसको ही फॉस्फोराइलेट कर लिया, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेटेड काइनेज ग्रुप जो कि खुद डोनेट करवा रहा है क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये पाई ग्रुप डोनेट कर पाएगा इसको, नहीं। कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा, कर पाएगा, ठीक है, नहीं। तो ये सारा प्रोसेस होगा ही नहीं। तो ये क्या कर लेगा, एंड में रिलैक्सेशन करा लेगा, किसकी, स्मूथ मसल की, क्लियर। ये पहले पास प्रोसेस दोनों याद कर लिए। अब ये कौन कर रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे Na अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया और पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा, तो इनकी वजह से क्या हो रही है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो रही है। क्या हो रही है, डीपोलराइज्ड। कैल्शियम जो सेल में इंक्रीज हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई ना, क्लियर। तो अब ये काइनेज 2 काम कर रहा है, एक ये काम किया इसने और एक ये काम किया है, ठीक है। अब रिसेप्टर स्पेसिफिक कौन सा काम होगा वो यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। काइनेज के तो ये दोनों काम है ना, लेकिन अब ये कौन सा रिसेप्टर कौन सा काम कर रहा है ये बात भी याद करनी है। अब ये काम किसका है, रिलैक्सेशन वाला, बीटा 2 का, सही, बीटा 2। और ये काम किसका है, दिस इज़ द वर्क ऑफ बीटा 1। हार्ट की बीटा 1 क्या करता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन किस तरह कराता है, बाय दिस मेथड, इनफ्लक्स ऑफ Na, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, आउटफ्लक्स ऑफ, दिस इज प्रोटेक्टेड और इनहिबिटेड, ठीक है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। इधर मैं लिख लेता हूँ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिलैक्स किसकी, स्मूथ मसल की, कौन सी, ब्लड वेसल, ठीक है, या स्मूथ मसल जो भी हो, स्मूथ मसल भी ब्लड वेसल ही है, लेकिन उसके अलावा जो और जो है ना उनकी भी जो है ना रिलैक्सेशन करवा दे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जीएस मैकेनिज्म हमने कर लिया, और जीएस मैकेनिज्म में ये डिस्कस कर लिया और ये डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया, क्लियर। अब आते हैं आगे जीआई मैकेनिज्म, जीआई कर लेते हैं। जीआई क्या है, जीआई, ठीक है, जीआई क्या करेगा, जीआई इनहिबिटरी है, तो इस सारे प्रोसेस को क्या करेगा,
इनहिबिट करेगा, इसको भी इनहिबिट करेगा, इसको भी इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 M2 D2 ये क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं इन सारे प्रोसेस को, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी हो रही थी रिलैक्सेशन वो क्या होगी, नहीं होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, M2 है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो इंटर रिलेटेड है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम CNS में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं डिटेल इसलिए भी नहीं जा रहा, इसकी भी डिटेल अभी ज़रूरत नहीं है। CNS में ज़्यादा डिटेल है तो मैं ये दोबारा भी उधर कराऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा भी ये कराऊंगा। तो जितनी बार ये रिपीट होगी ये बात ना, उतनी अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा पाथवे आ जाएगा जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अल्फ़ा 2 को मैंने प्री साइनेप्टिक में बता दिया कि बस प्रोसेस इनहिबिट हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर होगा नहीं तो कैसे काम होगा, ठीक है। M2 क्या करेगा, M2 इन GI इनहिबिशन कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, इधर M2 इन सबको स्टॉप करेगा। तो M2 क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रिवेंट कराएगा। M2 ने क्रॉस करवा दिया। M2 क्या करेगा, M2 कर रहा है ऑब्वियसली, जब ये मायोसिन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो पाई ग्रुप डोनेट कर रहा है, जब ये इनएक्टिव हो गया तो पाई ग्रुप डोनेट कर पाएगा, ऑब्वियसली नो ना। Na ग्रुप है, फॉस्फोराइलेटेड नहीं है, क्रॉस लगा लिया, क्रॉस का मतलब ये M2 है, ठीक है। M2 ने क्रॉस करवा दिया तो ये मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगी, नो। कैल्शियम है, फॉस्फोराइलेटेड नहीं है, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है। डीफॉस्फोराइलेटेड मतलब कि पाई ग्रुप रिमूव हो गया या अटैच हुआ ही नहीं है, ठीक है। कैल्शियम होगा नहीं, डिपोलराइज होगा, ऑब्वियसली नो। अभी पोटेशियम का चैनल है, आखिरी पोटेशियम का चैनल है, ठीक है। पोटेशियम का चैनल जब फॉस्फोराइलेटेड है तो ये क्या क्लोज था, अब डीफॉस्फोराइलेटेड था तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ आ गई। तो ये किसका मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे B1 का बता दिया जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, B2 का बता दिया जो रिलैक्सेशन करवा रहा था स्मूथ मसल की, ठीक है। ये रिलैक्सेशन वाली बात याद रखें, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन वाली भी बात, ये सारी जो बात बता रहा हूँ ना ये अभी याद रखें। इसके बाद मैं एग्जांपल्स कराऊंगा कि, ठीक है, ये तो मैंने डायग्रामेटिकली बहुत जम्बल्ड हो रही है ना, इसको मैं दोबारा भी रिव्यू करा दूंगा, ठीक है। ये प्रोसेस को नहीं बताऊंगा, लेकिन M2 और B1 का कंपैरिजन करवा दूंगा। अब B2 है, अब इसके साथ कंपैरिजन में कौन है वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों का तो एग्जांपल यहाँ पे हो गई ना, ये एग्जांपल मैं बताऊँगा, ठीक होगी। यहाँ पे अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो उधर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, या अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, मैं दोबारा जो है एक्सप्लेन करा दूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 और M2 भी हो गया। अब लास्ट आते हैं GQ मैकेनिज़्म, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 इम्पॉर्टेंट है और M3 इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। M1 क्या, M1 जो है सिर्फ ग्लैंड से सिक्रेशन करवाता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब GQ मैकेनिज़्म किस तरह होगा, GQ मैकेनिज़्म इसी तरह होगा कि यही इसी तरह ही 7 इस तरह ही है। यहाँ पे ये रिसेप्टर अटैच हो गया, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइको GTP एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह पाथवे से सब डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम, यहाँ पे सॉरी इधर से जो है ना एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, कौन सा, फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज C क्या करेगा, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, एक चीज़ निकल जाएगी जिसको कहते हैं PIP2, क्या स्टैंड्स फॉर, क्या, फॉस्फोटेडाइल इनएसिटोल बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट, ठीक, बाय नहीं बिस, ठीक। अच्छा, ये क्या है, जब फॉस्फोलाइपेज C क्या इसको तोड़ देगा इनटू 2 स्टफ, 2 क्यों मैं बताता हूँ अभी, 2 बन जाएगा डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, DAG, समझ आ गई। और इसके अलावा प्रोटीन काइनेज C, समझ आ गई। अब डाई असाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा, वो जो है ना, या इस तरह ही, चलो ठीक है, चलो असल में इनके साथ रिलेशन करवानी है ना। अच्छा, तो DAG क्या करेगा, वो जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको कहेगा कि क्या यार तुम जो है ना कैल्शियम रिलीज़ करवाओ, ठीक है। कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसके पास हम कैल्शियम के स्टोर्स पड़े हैं, तो वो क्या, चलो यार स्टोर्स रिलीज़ करा दो कैल्शियम के, ठीक है। उसने स्टोर्स रिलीज़ कराया तो कैल्शियम की कंसनट्रेशन सेल में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि कैल्शियम की कंसनट्रेशन अगर सेल में इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे किसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्मूथ मसल की। क्लियर।
यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल की एग्जांपल में मैं कराऊंगा। ब्लड वेसल की एग्जांपल किधर थी, ये तो बीटा 2 का अल्टरनेटिव कौन है, उधर ऑपोजिट अल्फ़ा 1। यहाँ पे काम कौन करा रहा है, अल्फ़ा 1 करा रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 और बीटा 2 की भी एग्जांपल कराऊंगा, जिसमें यहाँ पे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे ब्लड वेसल रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात है, अब ये ख़त्म हो गया, ये तो क्लियर हो गया। प्रोटीन काइनेज सी नहीं बनता यहाँ पे, सो सॉरी, यहाँ पे IP3 बनता है, IP3 इन एसेट्रोल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये फिर क्या करता है, ये जो है ना प्रोटीन काइनेज सी बनवाता है, सॉरी अगर कन्फ्यूजन हो गई हो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा, ये जो है ना एक्टिवेट कर देगा एक और एंजाइम को, फॉस्फेटेज एंजाइम को, सही है। अब काइनेज और फॉस्फेटेज को आपको डिफरेंस पता है, जिसको पता है वो थोड़ा स्किप कर ले, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको आता है वो खैर स्किप कर सकता है 15-20 सेकंड, ठीक है। अच्छा, एक तरफ क्या है, काइनेज है, दूसरी तरफ क्या है, फॉस्फेटेज। काइनेज क्या करेगा, ये पाई ग्रुप डोनेट करता है, पाई ग्रुप डोनेट, सही है। फॉस्फेटेज क्या कर देगा, पाई ग्रुप रिमूव करेगा, ठीक है। तो पाई ग्रुप डोनेटर्स या फिर फॉस्फोराइलेशन करवाने वाले कौन है, काइनेज है, जिसने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया तो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, क्लियर है। अब ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, ये करता है पाई ग्रुप रिमूव करता है, मतलब ये डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। क्या, डी मतलब रिमूवल, फॉस्फोराइलेशन मतलब पाई ग्रुप अटैचमेंट, तो रिमूवल ऑफ द पाई ग्रुप अटैचमेंट, ठीक है। तो फॉस्फेटेज एंजाइम, क्लियर, एक्टिवेट हो गया। ये क्या करेगा, ऑब्वियसली अगर ये पाई ग्रुप रिमूव कर रहा है तो किसी चीज़ से पाई ग्रुप रिमूव करेगा। अब फर्स्ट की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है किसी चीज़ की, ठीक है, मायोसिन प्लस एक्टिन, ठीक है। मायोसिन को कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया था यहाँ पे क्या चाहिए, पाई ग्रुप चाहिए, ठीक है। पाई ग्रुप इसको कौन डोनेट करता है, मायोसिन काइनेज डोनेट करता है, ठीक है। मायोसिन काइनेज ने पाई ग्रुप डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे कैल्शियम इनको मिल गया ये वाला, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना। अब फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, ऑब्वियसली पाई ग्रुप रिमूव करेगा, सो इट विल रिमूव दिस पाई ग्रुप, कर लिया रिमूव। तो मायोसिन और एक्टिन बाइंड हो गए नहीं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, M+A सेपरेट हो जाएगा, प्लस हुआ ही नहीं। अब M+A सेपरेट हो गए तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, क्लियर। अब ये काम कौन करवा रहा है, दिस इज़ द वर्क ऑफ M3 रिसेप्टर, सही। तो ये रिसेप्टर्स बस यहाँ याद कर लें, ठीक है। इनके रिलेटेड सारे काम सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गए। मैं एक बार और बता देता हूँ रिव्यू करके, ये सारा GS मैकेनिज़्म था, इसमें दो काम हो रहे थे, डीपोलराइजेशन ऑफ द, ये सारी ये, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन एंड इनहिबिशन ऑफ द मायोसिन काइनेज। ये कौन कर रहा था, B2, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा था, बीटा 1 इस चैनल के थ्रू, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2। अब G इनहिबिटरी है, वो क्या करता है, इसको डीफॉस्फोराइलेट, इसको फॉस्फोराइलेट, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। काम किसका है, M2 रिसेप्टर, ठीक है। तो मैंने किसका रिव्यू करा लिया, B1 बता दिया, B2 बता दिया, M2 बता दिया, अल्फ़ा 2 तो प्री में पता है। अब अल्फ़ा 1 और M3 रह गया। G2 का पर मैकेनिज़्म है, उसमें क्या है, DHE और IP3 बना, DHE की वजह से कैल्शियम सेल में इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई। किसका काम है, अल्फ़ा 1 का काम है। तो अल्फ़ा 1 भी यहाँ क्लियर हो गया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और M3 है, M3 ने ये बना दिया, जिसकी वजह से मायोसिन की क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिलैक्स हो गया। तो MP3 भी हो गया, M3 भी हो गया, ठीक है। अब ये सारे हो गए। तो अब जो है ना, मैं इन सबको एज एन एग्जांपल पुट करता हूँ। ये तो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर लिया, मॉलिक्यूलर पाथवे एक्सप्लेन कर लिया। अब सेलुलर में क्या होगा, ऑर्गन में क्या होगा, वो मैं जल्दी से एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है और फन एग्जांपल है, क्योंकि वो क्लियर हो जब बहुत मज़ा आता है फिर करने में, ठीक है। क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होगा, ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि अल्फ़ा, अगर मैं अल्फ़ा 2 और बीटा 1 अभी इसको कंपेयर करूँगा, ठीक है, और इन M1 और M2 का कंपेयर करूँगा। कुछ ड्रग्स होंगी जो M1 अल्फ़ा 1 को इंक्रीज़ कर देगी, बीटा 2 को डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। कुछ ड्रग होगी जो डोज पे डिपेंडेंट होगी, एपिनेफ्रिन की हम बात करेंगे, जब हाई डोज होगा तो अल्फ़ा 1 का काम करेगी, जब लो डोज होगा तो बीटा 2 का काम करेगी। तो इस तरह डोज भी चेक करेंगे हम। तो इस तरह पर अगर ये क्लियर हो जाए ना, तो उसमें बहुत मज़ा आता है डोज कंट्रोल करने में और ड्रग के बारे में सीखने में, सही है। तभी वो एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तब वो एग्जांपल्स की बात करते हैं। दो एग्जांपल्स बताता हूँ। एक हो गई
हार्ट एक ब्लड वेसल, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बता दी थी, आप इधर डिटेल जाते हैं, ठीक है। हार्ट में किसका कंपैरिजन होगा, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अब, ठीक है। हार्ट में कंपैरिजन किसका होगा, GS VS किसका, GI, ठीक है, सही है। और इधर किसका कंपैरिजन होगा, इधर होगा GS VS GQ मैकेनिज्म, सही है। इनके अब कंपैरिजन करवाता हूँ, एक ही सिस्टम में लड़ाई किस तरह करेंगे ये लोग। हार्ट है, 2 किस्म के रिसेप्टर्स हैं इधर। GS है तो GS से मेरा मतलब है बीटा 1, GI है तो GI से मेरा मतलब है M2, क्लियर। अब इधर GS है, GS से मेरा मतलब है बीटा 2, और GQ है, इससे मेरा मतलब है अल्फ़ा 1, सही हो गया। अब हार्ट में आते हैं, पहले GS है, ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, ठीक है। सोडियम चैनल्स इनफ्लक्स, कैल्शियम चैनल्स इनफ्लक्स, ठीक है। पोटेशियम चैनल्स आउटफ्लक्स, क्या स्टॉप हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना, फॉस्फोराइलेटेड, ये फॉस्फोराइलेटेड 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 एक्टिव हो गए ना, इंक्रीज, और ये अब बाहर जाना डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमारे ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हाफ डिवाइड कर ले तो ये कौन सा सिंपैथेटिक सिस्टम ये काम कर रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इस तरह करेगा, ठीक है, अंदर इनफ्लक्स ऑफ आयंस करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी, समझ आ गई, क्लियर हो गया। सिंपैथेटिक सिस्टम इधर कंट्रोल करेगा, सही है। इधर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉर एपिनेफ्रीन है। अब जी इनहिबिटरी में आते हैं, इनहिबिटरी में M2 है, M का मैंने बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है। यहाँ पे जब एसिटाइल कोलिन अटैच हो गया, यहाँ पे रिसेप्टर्स इसी तरह यही वाले इधर ड्रॉ करता हूँ, सोडियम को अंदर जाना है, कैल्शियम को अंदर जाना है, पोटेशियम को बाहर जाना है, ठीक है। ये क्या करता है, M2 है, M2 क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, मैंने बता दिया था ना, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, तो मतलब कि पाई ग्रुप नहीं है इस पर, जब पाई ग्रुप है तो ओपन था ना, पाई ग्रुप नहीं है, बंद ही हो गई, ठीक है। पोटेशियम है, डीफॉस्फोराइलेटेड एक्टिवेटेड है तो बाहर जा रहा है, मतलब रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है, सही है। अब इधर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैंने बता दूँ, वो है रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स से पहले मैं बता दूँ कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जब ये इंक्रीज़ करता है तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है टैकीकार्डिया, ठीक है। जब ये डिक्रीज़ कराता है, ये कराता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, सही है। अब ये रिफ्लेक्स वाली बात क्या थी, हमारी CNS में ये वाली बात है ना कि अगर एकदम से जो है ना हमारा बीटा रिसेप्टर बंद हो जाए एकदम से, ठीक है, एकदम से वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक होगी। एकदम से बीटा 1 डिक्रीज़ हो गया तो M2 एकदम से इंक्रीज़ हो गया ना, ठीक है, डोमिनेंट हो गया एकदम से, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। ये एकदम से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एकदम से की वजह से ही रिफ्लेक्स का आवाज़ है, ठीक है। अच्छा, तो आप देखेंगे कितनी बार एकदम से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ पे था मैं, अब CNS को सिग्नल मिल गया कि यार एकदम से हार्ट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया इसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा CNS के थ्रू के बीटा 1 की एक्टिविटी इंक्रीज़ करो, बूस्ट अप करो, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा बंदे में, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। सेम गोज़ फॉर दिस M2, अगर एकदम से M2 बंद हो गया, M2 बंद हो गया, ठीक है, तो उधर क्या हो गया, टैकीकार्डिया हो जाएगा, रिफ्लेक्स नहीं, सिंपल टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। अब ANS में हार्ट प्रेशर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा देख लेगा यार कि ये क्या हो रहा है, अब सिग्नल देगा रिफ्लेक्स के थ्रू, सिग्नल देगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, इधर कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है कि यार कॉन्ट्रैक्शन कम करवाओ, कम करा देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे सारे एक्सप्लेन हो गए, तो ये VS मैंने करवाती है, सही है। अब इधर VS पे आते हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में 2 किस्म के रिसेप्टर है, ये सिंपल है, खैर है। इधर क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर का डिस्कस कर लेंगे, और इधर कौन सा रिसेप्टर है, इधर है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, ठीक है। अब बीटा 2 रिसेप्टर है, मैंने कहा था कि बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, रिलैक्सेशन करवाएगा, मतलब वेसोडाइलेशन करवाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 करता है कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाएगा। कंस्ट्रक्शन किस तरह करवाएगा, कैल्शियम जो है ना इंक्रीज़ कर देगा हमारे सेल में,
और बीटा 2 है, बीटा 2 रिलैक्सेशन किस तरह करवाएगा, मायोसिन काइनेज जो इंजाइम था उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, जो कि इनहिबिट हो जाएगा और रिलैक्सेशन हो गई। ठीक है, तो एक तरफ बीटा 2 क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन करा रहा है, दूसरी तरफ अल्फा 1 क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन करा रहा है। अब नॉर्मली क्या होगा, जब अल्फा 1 और बीटा 2 जब क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस, ठीक है, बी फॉर बैलेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा, तो दिस इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, एग्जांपल भी आपको आ गई। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है, दो रिसेप्टर है डिफरेंट, हर एक अपना रिसेप्टर है, कंपटीशन नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर रिसेप्टर यहाँ पे कंपटीशन क्या हो रहा है, फॉर एक्शन हो रहा है, एक्शन यहाँ पे बैलेंस है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। क्लियर, आपको मैंने एपिनेफ्रिन नॉरेपिनेफ्रिन की मैंने एग्जांपल बताई थी कि अगर इंक्रीज डोज है, सही, हाई डोज में वो क्या काम करती है, अल्फा 1 का काम करेगी, तो अल्फा 1 डोमिनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन, डोमिनेंट है तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। लो डोज में क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रिन के, ठीक है, लो डोज में बीटा 2 का काम होगा, अल्फा 1 का काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन। ठीक है, डोज डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर ना लिखी हो तो ये याद कर लें। अब अगर मीडियम डोज हो, मतलब इंटरमीडिएट डोज में क्या होगा, अल्फा 1 और बीटा 2 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म नॉरेपिनेफ्रिन में हम इंटरमीडिएट डोज पे अचीव कर सकते हैं। समझ आ गई ना, तो ये यहाँ पे जो है ना फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और ये सारी जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो मेमोराइजेशन की बात है, उसमें तो इस तरह कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट इस तरह हो गए कि मुझे याद है कि यार बीटा 1 की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा सकता है, ऑब्वियसली बीटा 1 ही करवाया था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बीटा 1 ही करवा सकता है, तो यहाँ पे बीटा 1 ही होगा। इस तरह कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। अब मैंने ग्लैंड्स का बता दिया कि ग्लैंड की सिक्रीशन कौन कराता है, M1, तो M1 का ग्लैंड के साथ काम है, सलाइवा की सिक्रीशन। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस, ठीक है, ग्लैंड्स की सारी। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, लेकिन फिर भी मेमोराइजेशन ज़रूरी है उस रिसेप्टर्स के लिए, तो इससे मैं रिसेप्टर्स भी लिख लेता हूँ, उनके जो काम है वो भी लिख लेता हूँ। ये भी आपको कॉन्सेप्चुअली इस तरह क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, हर जगह यूज़ होती हैं। जो मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि CNS, CVS और ANS सारे क्या इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये सारी बातें ANS में हो गई ना, ये बातें ANS में हो गई ना, तेरा यही वाली बातें CVS में भी आप पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन के पेशेंट में हम जो है ना बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, एंजाइना के पेशेंट में दे रहे हैं, इधर ये बात किधर हाइपरटेंशन के पेशेंट में हो गई ये भी। ठीक है, जिसमें जो है ना हमने अल्फा 1 की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, जो कंस्ट्रिक्टेड थी, ब्लड वेसल ठीक है कंस्ट्रिक्टेड, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा था, अल्फा ब्लॉकर हमने दे दिया तो बीटा 2 की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। बीटा 2 की एक्टिविटी जब इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली वेज़ोडाइलेशन है, ये डिक्रीज डोज है। अच्छा, ये सारे डोजेज हैं, सही है, एक्टिविटी नहीं है, सही हो गया। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अब आते हैं उन रिसेप्टर्स के बारे में। ओके, तो इधर मैंने ये सारे रिसेप्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, M1, M2 एंड M3 सबके जो है ना जो काम है सारे ये लिख लिए। ठीक है, इसको क्या करना है, बस मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, इंटर रिलेटिंग भी है। ठीक है, जिस तरह मैंने हार्ट की एग्जांपल दी थी, बीटा 1 और M2। ठीक है, मैं खैर बाद में वीडियो में टाइम दे दूँगा, जो आप उस वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, पर मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता दूँ। बीटा 1 हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है। M2 क्या कर रहा है, उसका ऑपोजिट कर रहा है। ये मैंने बता दिया था, मैंने ब्लड वेसल्स का बता दिया कि ब्लड वेसल डायलेशन हो रही है बीटा 2 में, तो इसकी कॉन्स्ट्रक्शन किधर हो रही है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन अल्फा 1 में हो रही है। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स थी, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए किडनी में रेनिन, अल्फा 1 क्या रेनिन डिक्रीज़ कर रहा है, तो बीटा 1 क्या कर रहा है, रेनिन रिलीज इंक्रीज़ कर रहा है किडनी में। आई में क्या हो रही है, आई में प्यूपल कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, अल्फा 1 सी, और M3 क्या कर रहा है, प्यूपल डायलेट कर रहा है। इस तरह ही सारे इंटर रिलेटेड है। ठीक हो गया, और भी इधर बातें होंगी। यहाँ पे देखिए अल्फा 1 क्या कर रहा है, ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, M3 क्या कर रहा है, ब्लैडर को रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सारे ये इंटर रिलेटेड है। हर तरफ जो है ना 2 किस्म के, एक तरफ एड्रेनर्जिक है, दूसरी तरफ कोलिनर्जिक है, एक तरफ सिंपैथेटिक है, दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक है। कि ये याद कर लें कि ये अल्फ़ा, बीटा, ये रेड से ड्रॉ करो, ये क्या है, सिंपैथेटिक है। ठीक है,
ये क्या है, सिंपैथेटिक है। जो रेस्ट रहेगी ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक है। तो इन सब रेड वालों में क्या रिलीज़ होगा, नॉरेपेनेफ्रिन रिलीज़ होगा। और इन सब ब्लू वाले हैं, ये जो नॉन स्टार वाले हैं, आई थिंक M1 M2 M3, इधर क्या है, इधर जो है ना कोलिनर्जिक सिस्टम जो है ना एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इस सारी इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर आपको थेरेपेटिक यूज़ आसान हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज आसान हो जाएंगे, ठीक है। और ड्रग्स को तो एक्शन तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो समझ आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब ये वीडियो खैर पॉज कर ले और जो लिखना चाहते हैं नोट्स लिख लें, हर किधर नहीं लिखी हुई बुक में, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ख़त्म कर लेता हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वीडियो सीख ली तो बस आपका सब कुछ हो गया। अब डायरेक्ट जो है ना नॉरेपेनेफ्रिन और सब जो है ना डिस्कस करेंगे, सारी ड्रग्स डिस्कस करेंगे एक एक 1 बाय 1। तो उसमें डायरेक्ट बातें होंगी, ठीक है। वो यहाँ पे मैं अब एक्सप्लेन बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी हो जाती है बात, सही है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लें और फिर जो है ना वो वाला सिस्टम स्टार्ट कर लें, ठीक है।